नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त राजेंद्र सर हाजिर हो चुके हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक निबंध है, यानी कि एक चैप्टर है हमारा, वो निबंध है जिसका नाम है बाजार दर्शन। और ये लिखा किसने है? ये लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग जितने बच्चे ऐड होते हैं ना उतने ही कम है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 सवाल डेस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले, राइटिंग वाले सवाल पूछा ही जाता है हमेशा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी सेशन को आप लोग शेयर करेंगे और उसके बाद सेशन को लाइक करेंगे। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, क्या है इस चैप्टर में, क्या लिखा हुआ है। जो ये निबंध दिया हुआ है बाजार दर्शन, देखो नाम क्या है, बाजार और दर्शन, मतलब बाजार का दर्शन करना है हम लोगों को। तो बाजार क्या है, कैसे दर्शन करेंगे, ये सब मैं बातें इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर करें ज़बरदस्त तरीके से, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखो प्यारे बच्चों, बाजार दर्शन आपसे पूछा जाए क्या है तो ध्यान रखना एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और इस निबंध को लिखने वाले कवि कौन है? ये है हमारे जैनेन्द्र कुमार जी। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं, जिनका जन्म परिचय तो पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। वैसे मैं बता दूं, इनका जन्म 1905 यानी कि 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस जो ये चैप्टर है हमारा बाजार दर्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार हम लोग थोड़ा सारांश रूप में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को मौखिक रूप से बता दूंगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या नहीं लिखा हुआ। देखो, यह जो है बाजार दर्शन है, यह जैनेन्द्र यानी जैनेन्द्र कुमार जी का एक क्या है, एक निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। यानी कि बहुत ही गहरी, यानी कि कहते हैं ना विचार विमर्श करना, बहुत अच्छे से विचार विमर्श करना, साहित्य सुलभ लालित्य का, यानी कहने का मतलब क्या है कि साहित्य की दृष्टि से देखें यह बहुत ही एक दुर्लभ, यानी कि एक संयोग के रूप में, कठिन संयोग, यानी कि ऐसा हमें प्राप्त हुआ। जैनेन्द्र कुमार जी ने एक ऐसा निबंध लिखा जो हमें कहते हैं ना कि बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी ऐसा निबंध नहीं प्राप्त होता है। तो ये एक दुर्लभ संयोग हुआ है। यानी कि कहते हैं ना कि जैनेन्द्र कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा निबंध हमें प्रोवाइड करवाया, लिखा है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई थी। यानी जब यह निबंध लिखा गया उसके 1-1.5 दशक पहले से ही उपभोक्तावाद कौन है? जैसे आप और हम लोग, जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और खा लेते हैं, तो वो उपभोग हो गया। बाजारवाद क्या होता है? कुछ लोग क्या करते हैं कि बाजारवाद बढ़ा देते हैं। जैसे कि बाजार में जाते हैं और उसको किसी सामान की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसका पैसा बहुत सारा है, तो वो बाजारवाद का प्रदर्शन करते हैं। बाजारवाद का में जो चीज़ें होती ना, पहले सस्ती होती, फिर वो धीरे धीरे महंगी होती हुई चली जाती है। वे उन्हीं लोगों के कारण जिनको आवश्यकता नहीं होती सामान की, फिर भी वो अपने पैसों की शक्ति दिखाने के लिए, परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए उन सामानों को वो बेफिजूल में खरीद लेते, चाहे वो पड़े रहे बाद में, लेकिन फिर आम जन लोगों के लिए वह दुर्लभ हो जाता है, वह कठिन हो जाता है उस चीज का मिलना। और 1-1.5 दशक पहले से इसकी चर्चा हुई थी, उसके बाद इन्होंने लिखा। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। यानी कहने का तात्पर्य क्या? उस समय लिखा गया जो निबंध है आज भी प्रासंगिक हमें दिखाई देता है। यानी जैसे पहले चल रहा था वैसा ही आज चल रहा है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। यानी कि देखो, बाजार की जादुई ताकत, यानी कि किसी बाजार में आप लोग जाएंगे ना तो रंग बिरंगी लाइटें, इतनी सारी रोशनी होगी और दुकानों में कुछ कलरफुल यानी कि बल्ब, बहुत अच्छा सा सजावट कर देते हैं और वह सजावट हमें खींच लेती है। फिर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे खरीद लेते हैं क्योंकि वो हमें पसंद आ जाती है। तभी तो इस चैप्टर में कहा गया है क्या कि जब इंसान का मन खाली हो ना, जब हमें बाजार खाली हो, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, जब खाली नहीं हो मन, एक ये चीज है, एक खाली मन हो
तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि जब मन खाली हो तब बाजार जाना चाहिए या जब मन खाली न हो तब बाजार जाना चाहिए। बता सकते हैं आप लोग, मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं बता देता हूं आप लोगों को। दो चीजें मैंने बोली है कि बाजार कब जाना चाहिए किसी इंसान को, जब मन खाली हो तब जाना चाहिए या जब मन खाली न हो तब जाना चाहिए। इन बाजार का सदुपयोग लाभ हम लोग कब उठा सकते हैं? तो लेखक ने बताया है कि जब हमारा मन ना खाली नहीं हो ना, तब हमें बाजार जाना चाहिए, और जब खाली मन हो तब बाजार बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तब हम लोग बाजार का उस चकाचौंध में, उस जादुई ताकत में हम लोग फंस जाते हैं, और बाद में चाहे हम लोग दुख पाए कि यार ये सामान मुझे खरीदना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर की। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। यानी अभी मैंने बताया ना, जब मन खाली न हो तब बाजार जाना चाहिए, तभी बाजार का लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये ध्यान रखना है। यानी कि कवि ने कहा है कि जब मन खाली होता है तब हम बाजार चले जाते हैं, और आवश्यकता अनुसार फिर हम लोग आवश्यकता नहीं हमें, फिर भी हम लोग उस चीज को खरीद लेते हैं, तो हमारा जो मन है वो असंतोष में भर जाएगा, तृष्णा भर जाएगा, और ईर्ष्या से क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा, और हम सदा के लिए बेकार बना सकता है वो बाजार हमें। इसका मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति यानी कि अनेक तरीकों से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागों में। यानी कोई किस्से हम लोग कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से हम लोग सुनते हैं कि ऐसा ऐसा पहले हुआ था, ऐसे किस्सागों में, और कहीं दार्शनिक अंदाज में, यानी कि कहते हैं ना कि कोई पंडित जी हमें उपदेश देता है उस अंदाज में समझा देना, कोई बड़ा व्यक्ति हमें समझाने की कोशिश करे किसी अलग तरीके से, उस अंदाज में समझाने की कोशिश में इन्होंने हमें की है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र का, ये ध्यान रखना, अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या कहा गया है, अनीति शास्त्र, यानी नीति वाला शास्त्र जो नहीं है उसे अनीति शास्त्र कहा गया है। अब ये है हमारा मूल पाठ, ध्यान रखना। अब ये जो मूल पाठ है बेटा, ये क्या है वो समझो ध्यान से। यानी कि ये आपको दिख रही है ना, ये जैसे हम लोग कहीं सामान लेने जाते हैं तो एक ट्रॉली से हमें प्राप्त होती है, और जब हमें इस चैप्टर की बात करूं तो यहाँ लेखक कहते हैं कि किसी दोस्त को कहते हैं कि तू तो भी कुछ सामान, थोड़ा सा सामान लाने के लिए गया था, तू बहुत सारा सामान ले आया, क्या बात है? तो वो दोस्त उसका कहता है कि ये जो मेरे साथ में, मतलब ये इनकी मेहरबानी, यानी कि पत्नी की मेहरबानी है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पैसों की ताकत के बारे में बताया गया है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है एक बार मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें बहुत सारे तरीकों से लेखक ने बताया कि हम लोग बाजार का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो लेखक ने यहाँ दो बातें बताई जो मैं बता चुका हूं, कि जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, जब मन खाली होता है तब हम बाजार चले गए, हमें आवश्यकता अनुसार सामान नए खरीदने की हमें जरूरत नहीं होती किसी सामान की, लेकिन फिर भी हम लोग बिना आवश्यकता के उस सामान को खरीद लेते हैं, और बाद में हम लोग चाहे तड़पें, चाहे हम लोग असंतोष हो, चाहे हमें गुस्सा आए या तृष्णा हो, चाहे घृणा, कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग उस समय जब बाजार गए तब हमारा मन खाली था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम जब वहां गए तो बाजार की चमक दमक में हम लोग फंस चुके थे, और वहां पर जब आवश्यकता नहीं थी तो वो सामान हमने खरीद लिया। फिर कवि ने कहा है कि जब हमारा मन खाली न हो, मतलब मुझे पता है कि मुझे बाजार से क्या लाना है, बस वही सामान लेकर आ गए, तो हम लोग बाजार का वास्तविक फायदा, लाभ हम लोग उठा सकते हैं, और हम उस बाजार की जादुई ताकत में हम लोग नहीं फंस सकते। तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया यहाँ पे, एक नाम आता है भगत जी का। भगत जी हैं, वो एक चूर्ण बेचने का कार्य करते हैं, और उनको पता है कि मुझे इस बाजार से क्या चाहिए, काला नमक चाहिए, जीरा चाहिए, उसको पता होता है फिक्स, क्योंकि उसका मन खाली नहीं है, उसको पता है कि मुझे बाजार से क्या लाना है। और जब मन खाली होता है तब पता नहीं होता हम लोग क्या लाने जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं ना, तो हम लोग बाजार की चमक दमक देखते हैं, अरे वाह क्या बात, अरे वाह ये शूज कितना अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पैरों में देखो कितना अच्छा लगेगा, ऐसे ये कपड़े अच्छे लगेंगे, कुर्ता पजामा अच्छा लगेगा, चश्मा अच्छा लगेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो मन फैलता है आप लोगों का, और सभी का फैलता है, आप लोगों का ही नहीं। तो भगत जी क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, उनको पता है कि कोने वाली दुकान की पंसारी की दुकान है, वहां से मुझे काला नमक और जीरा चाहिए, बस वो आ जाते हैं। फिर उन्होंने उनके स्वभाव के बारे में बताया है कि वो चूर्ण जो होता है वो 6 आने का बेचने के बाद में वो सारा जितना भी चूर्ण बचा है वो बच्चों में फ्री में बांट देते हैं।
छठे 6 आने के बेचने के बाद में किसी से भी वो 25वां पैसा भी नहीं लेते हैं, वो सब आगे वाला फ्री में बांट देते हैं, बचा हुआ चूरन है। तो यहां एक चीज और बताइए क्या कि हम लोग बाजार का सदुपयोग लाभ कब उठा सकते हैं? जब हमें आवश्यकता अनुसार जो चीज चाहिए वही हम लोग खरीदें, और ऐसा किया हम लोग तो उसका लाभ, बाजार का लाभ उठा सकते हैं। और ऐसा हमने नहीं किया तो वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कॉस्टली यानी महंगी हो जाएगी, और जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हमें वो प्राप्त नहीं होगी। तो कवि ने यहाँ यही बताया है कि बाजार यहाँ कहता भी मुझे लूटो, मैं आपके लिए ही बना हूं। तो बात तो सही है, बाजार को दिखाने के लिए दुकानदार बहुत सारे तरीके करते हैं, बहुत सारे चमक दमक फैला देते हैं बाजार में, और आप जैसे मार्केट जाते हो उसकी चमक दमक में आप लोग फंस जाते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको बाजार का लाभ उठाना चाहिए जो वास्तविक लाभ है। तभी लेखक ने कहा जब मन खाली नहीं होता है तब हमें बाजार जाना चाहिए, जब मन खाली होता है जब बाजार हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे मैंने देखो कुछ चीजें येलो कलर्स में यानी कि हाईलाइट किया है। ये क्या चीज है, क्यों किया है ये? देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, ये जो सफेद कलर का पीले कलर का है ना, तो जो मैंने येलो कलर्स में यानी पीले कलर्स में जिन शब्दों को हाईलाइट किया है वो तो आपको पढ़ना है। एक बार क्या करना है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। मूल चैप्टर मैंने आपको दिखा दिया है, उसका सारे मैंने आपको समझा दिया है। तो आप लोग क्या करना है, ये मूल चैप्टर पहले पढ़ना है, उसके बाद में ये जो पीले कलर्स में येलो कलर्स में जो शब्दों को मैंने हाईलाइट कर रखा है, इन शब्दों को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहीं से प्रत्येक सवाल बनने का है, क्योंकि एमसीक्यूज भी यहीं से बन जाएगा। मैंने इतनी कोशिश मेहनत तो की है कि हाँ यहाँ से आपका सवाल बाहर नहीं जाए, क्योंकि कभी नहीं गया तो अब की बार भी नहीं जाने वाला। ठीक है, ये बाजार आपको दिख रहा है, ये ट्रॉली सी दिख रही है, ये उठा उठा के आप लोग सामान रख रहे हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए जो मैंने येलो कलर्स में जो हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ये था हमारा जो चैप्टर था हमारा बाजार दर्शन निबंध जो है वो है। यानी कि देखो यहाँ पे जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसे हालत में जादू का असर खूब होता है। यानी कि जब जेब भरी हुई हो और मन खाली है तो बाजार की जादुई ताकत में आप लोग फंसेंगे, सीधी सी बात है। और जेब खाली पर मन भरा न हो तो जादू चल जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बता चुका हूँ लगभग यहाँ जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक सवाल आप लोगों का दिखाई दे देगा। भगत जी का हमने उदाहरण दे रहा है, लेखक कहते हैं कि मैं उसे 10 वर्षों से देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथ बिक जाता है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं ये इस भगत जी को चूरन बेचने वाले को 10 साल से देख रहा हूँ, इसका जो चूरन आता है और तुरंत बिक जाता है, और जैसे 6 आने का बेच देता है उसके बाद वह उस बचे हुए चूरन को फ्री में बांट देता है। उसके अलावा 25वां पैसा किसी से भी वह प्राप्त नहीं करता। एक बार लेखक उन्हें मार्केट में मिलते भी हैं तो वो अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ क्या करते हैं, जय जय राम करते हैं, लेकिन लेखक आंसर क्या देता है, जय राम से करता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि वन शॉट है तो इसमें हम लोग एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल ऐसे दिए हैं जो आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, जन्म के बारे में, उनकी रचना के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा है कि अब की बार हमें 100% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में। तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा है कि अब की बार कोई सवाल छूटे ना। छूटा तो कभी नहीं है, लेकिन अब की बार भी नहीं छूटना चाहिए, सीधी सी बात है। तो पहला सवाल है, बाजार दर्शन के रचयिता हैं। तो ये तो अब तो फिलहाल तो महत्वपूर्ण है नहीं, आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि बाजार दर्शन के रचयिता कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, बाजार दर्शन गद्य विधा में, ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक गद्यांश दे देगा, फिर पूछेगा कि निम्नलिखित गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया, किस निबंध से लिया गया, किस रचना से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, मूल पाठ मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट है, बाजार दर्शन पाठ में जब लेखक को चूरन वाला बाजार में मिलता है तो अभिवादन किस रूप में करता है। यानी कि लेखक को जब वो चूरन वाला भगत जी है वो मिलता है तो अभी मैंने बताया था वो अभिवादन करता है हाथ जोड़ करके। तो तब उनके मुंह से, उसकी वाणी से कौन कौन से शब्द निकलते हैं, जय राम, जय जय राम, सीताराम, जय श्री राम। तो ध्यान रखना वो क्या करते हैं, जय जय राम अभिवादन करते हैं, लेकिन लेखक आंसर में क्या देता है, जय राम आंसर देता है। ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल बनता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार कब जाना चाहिए, सबसे मैंने कहता हूं ना कि 2 सवाल यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं कि बाजार कब जाना चाहिए और बाजार कब नहीं जाना चाहिए। तो बाजार कब जाना चाहिए, जब खाली मन न हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। देखो जब खाली मन न हो तब, क्योंकि हमें फिक्स पता है
कि हमें क्या क्या लेना है बाजार से, मन खाली नहीं है हमारा। अरे भगत जी को पता था कि मुझे काला नमक और जीरा चाहिए, तो वही लेकर के वो आ जाता है, बाजार की जादुई ताकत में नहीं फंसा है, चमक दमक में बिल्कुल भी नहीं फंसता है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब मन खाली है हमारा, तब हम चमक दमक में फंसेंगे। बाजार कब नहीं जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब खाली मन हो तब हमें बिल्कुल भी बाजार नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग फिर चले गए, तो हम लोग बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि नेहर शब्द का अर्थ क्या होता है। नेहर क्या होता है? नेहर क्या होता है? माइका है क्या कहीं? ये रहा, ठीक है। जिनेंद्र कुमार जी का जन्म कब हुआ? तो आपको बता दिया था मैंने, अलीगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था बेटा, ये भी बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे तो नहीं जाएंगे, इसलिए मैं बता देता हूं। हाँ, लेकिन ये सीयूईटी के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने दिया है। मैंने कहा ना यहां काम नहीं आएगा, सीयूईटी में काम में आएगा, आएगा जरूर, ये कहीं ना तो कहीं काम में आएगा। इसलिए मैंने इन सवालों को, इन क्वेश्चंस को कुछ बढ़ोतरी कर दी है बेटा, ठीक है। जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन है। बाजार दर्शन क्या है बता चुका हूं मैं, क्या है? एक निबंध है। बाजार दर्शन निबंध में आए पेशगी शब्द का अर्थ बताइए। पेशगी, पेशगी क्या होता है? पेशगी देना, यानी कि एडवांस में पैसे देना, कहते हैं पेशगी दे दिया, यानी अग्रिम राशि देना जिसे कहते हैं। जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशित, ये इनका बहुत चर्चित उपन्यास है, सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। आपसे पूछा जाएगा त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। त्यागपत्र है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, क्या है? तो ध्यान रखें, त्यागपत्र एक उपन्यास है जो जिनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित है। और यह कब प्रकाशित हुआ, कब हमारे सामने आया था? यह आया था 1937, यानी कि 1937 ईस्वी में हमारे सामने आया था। ध्यान रखना, सीयूईटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखो, जो लेखक परिचय होता है ना, आपके 12th के एग्जाम में काम में नहीं आएगा, लेकिन जो आगे हम लोग जो एग्जाम देने वाले हैं, जो 12th के एग्जाम के बाद में जो सीयूईटी की प्रिपरेशन हमें करनी है, तो वहाँ ये हमारे काम में आएंगे। और ऑल कोर्सेज के लिए जितने भी कोर्सेज हमारे पास, उनको जब ये कोड प्रयोग करते हैं आप लोग, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस निबंध में अर्थशास्त्र को क्या बताया गया है? तो अंतिम जब मैंने पाठ का सारांश बताया तब मैंने बताया था अर्थशास्त्र को क्या बताया गया? धन नीति धन शास्त्र, याद है? नीति शास्त्र। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि ऐसे कौन कहता है कि मुझे लूटो और लूटो। यानी कि जब बाजार में आप चले जाते हो, जब आपका मन खाली होता है, तो दुकानदार क्या कहता है? भाई आओ ना, देखो, देखने में क्या हर्ज है, हम लोग आप लोगों के लिए तो दुकान बनाइए, देखें, हम जबरदस्ती तो कर नहीं रहे आप लोगों से, आप लोग देख लो, देखने का तो थोड़ी कोई पैसा है। तो ऐसे कौन कहता है आप लोगों की लूटो मुझे और लूटो? तो ऐसा कौन कहता है? बाजार कहता है। जब आप लोगों का मन खाली होता है तब आप लोगों को बाजार है वह यही बात कहता है। ये ध्यान आपको रखना होगा, और आप लोग उस बाजार की चकाचौंध में आप लोग क्या करते हैं? फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अलीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश में किस कवि का जन्म हुआ? यानी कि ये आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये आप लोगों के लिए सीयूईटी के लिए महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। और यहाँ किसका जन्म होता है? जिनेंद्र कुमार जी का। और कब होता है प्यारे बच्चों? 1905 में। ये भी आप लोगों को ध्यान में, यानी 1905 ईस्वी में इनका जन्म होता है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहा जाता है? देखो, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम 3-3 सवाल पूछा गया एक एक पेपर में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें। जिसकी तुलना न की जाए, जो वाक्यांश है ना, जो सार्थक शब्द पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम पूछे, सीयूईटी एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। उसके अनुसार तो आंसर क्या होगा वाक्यांश के लिए? तो अतुलनीय। लेकिन पाठ के आधार पर बताएं तो हमें क्या कहा जाता है? अतुलित कहेंगे। ये ध्यान आपको रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि चूर्ण बेचने वाले का असली नाम क्या था? आपको पता है, मैंने बताया था कि इसमें जैसे हमें बाजारवाद नहीं बढ़ाना चाहिए, जब हमारा मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, और जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, बताया था मैंने। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाजार का सदुपयोग लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति का उदाहरण दिया था जो
चूरन बेचने वाला। और मैंने बताया भी था कि 6 आने के चूरन बेचने के बाद में वह उस चूरन, बचे हुए चूरन को फ्री में बेच देता, किसी से भी कोई 2500 अलग से कोई पैसा नहीं लेता था। उस व्यक्ति का नाम था क्या? भगत जी। भक्त जी नहीं, भगत जी, ये ध्यान आपको रखना है, महत्वपूर्ण। सारे से नाम एक जैसे हैं, देखो एक जैसे है ना, भक्त, भगत, भगत चूरन, तो क्या है? भगत जी। भगत जी कितने आने का चूरन बेचने के बाद चूरन बच्चों को फ्री में दे देता था? बताया था मैंने 6 आने का। ये 6 है ना, ये 6, ये हिंदी में लिखा जाता है, ध्यान रखना। आपसे पूछे ना हिंदी में इसको 6 जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे हिंदी में लिखो तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे मत लिख देना गलती से भी। शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा आपसे CUET में, ध्यान रखना। तो आप लोगों को पता है ना, ये एग्जाम में ऐसे सवाल जो हैं, आपका जो चैप्टर है आप लोग पढ़ते हैं तो उसका जीवन परिचय दिया होता है लेखक का, तो वो CUET के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ध्यान रखना। उन सभी चीज अभी से पढ़ो, कि अभी से आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ोगे, थोड़ा सा और पढ़ लो तो CUET में काम आएगा। 12th में तो काम नहीं आने वाला तुम्हें, लेकिन CUET में तो काम में आएगा ना। और 12th के एग्जाम CUET में जुड़ते नहीं है, और एक अच्छी कॉलेज चाहिए हम लोगों को, तो हमें CUET में प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट, जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भगत जी 6 आने का चूरन बेचने के बाद चूरन बच्चों को फ्री में दे देता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें रिक्त स्थान पैसा भी दे सके। 6, 10वां, 25वां, 24वां, आपको याद हो तो मैंने एक नाम बताया था आप लोगों को, क्या नाम है? 25वां पैसा भी किसी कोई नहीं देता था उसे, यानी नहीं लेता था वो किसी से भी, तो वह उसे फ्री में बेच दिया करता था। परख और सुनीता किस कवि द्वारा रचित उपन्यास? ध्यान रखना, परख सुनीता एक आया था त्यागपत्र, भी मैंने बताया था, जो CUET के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक उपन्यास है। सॉरी बेटा, सॉरी, त्यागपत्र है, इसका प्रकाशन हुआ 1937 में बेटा। और ये भी क्या है? एक उपन्यास है, ध्यान रखना। तो जिनेंद्र कुमार जी के 3 उपन्यास हमें याद हो गए, त्यागपत्र, परख, सुनीता। और त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन तो 1937 में हुआ। ये CUET के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और यही चीज बार बार एग्जाम में पूछी गई है, और ये लेखक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, CUET के लिए, ध्यान रखना। वैसे सभी लेखक महत्वपूर्ण है प्रत्येक चैप्टर के, जिनकी रचनाएं दी हुई है, जिनका जन्म दिया हुआ है, कहां हुआ, कब हुआ, मृत्यु, निधन, ये सब महत्वपूर्ण, रचनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। तो 3 उपन्यास याद रखना है आप लोगों को, गलती मत कर देना। कौन है? जिनेंद्र कुमार, परख, सुनीता और त्यागपत्र। बाजार दर्शन निबंध में आए स्पृहा शब्द का अर्थ बताइए। स्पृहा क्या होता है? इच्छा, याद रखना है थोड़ा सा। अब आता है हमारा सब्जेक्टिव लिखने वाले सवाल, जिसमें क्या पूछा गया है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? क्या क्या असर पड़ता है अभी बताया था मैंने, आप कैसे चढ़ता है? चढ़ जाएगा तो असंतोष, घृणा से भर जाएगा हमारा मन, क्योंकि जब हमारा मन खाली होता है तब हम बाजार से कोई भी सामान खरीद लाते हैं बिना आवश्यकता के, तब ये चीज बताएगी। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसके आकर्षण में फंसकर अनावश्यक और अनुपयोगी चीजों को खरीदता जाता है। साथ ही वह सोचता है कि बाजार में बहुत कुछ और उसके पास बहुत कम चीजें हैं। परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है तब वह समझता है कि उसके द्वारा बहुतायत में खरीदी गई फैंसी वस्तुओं से आराम बढ़ने के बजाय उसे असुविधा में डालने वाली लगती है, तो उनका मन असंतोष, घृणा से भर जाता है। लेखक के अनुसार बाजार तब जाना चाहिए जब मन खाली न हो, और जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता है, ध्यान रखना, ये तो वाकई याद रखना ही है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? व्यक्तित्व है भगत जी का, चूरन बेचने वाले का। क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि जब मन खाली नहीं होता हमारा, हम बाजार की वास्तविकता का उपयोग, यानी कि वास्तविक रूप से उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, यह सब इसमें बताया गया है। तो ये चीजें हम लोग 100% मानते भी हैं। भगत जी बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, लेकिन वे बाजार की चकाचौंध देखकर भौचक्के नहीं होते। उन पर बाजार का जादू बिल्कुल भी नहीं चलता। वे सहज भाव से संतुलित होकर सजे धजे बाजार को देखते हैं। जो चीज अच्छी है, देखने में क्या हर्ज है भाई, देखने में की चीज देखी जाएगी ना, तो वो भी देखते हैं। परंतु उनके मन में किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण का भाव नहीं आता, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है। अर्थात उनके पास एक उद्देश्य है कि उन्हें बाजार से क्या लेना है। उनका मन खाली नहीं है, उसको पता है मुझे बाजार से क्या चाहिए। वे चौक बाजार के कोने की पंसारी की दुकान से काला नमक व जीरा
उन्हें खरीदना है तो वे पंसारी की दुकान पर रुककर जीरा काला नमक खरीदते हैं। उनके लिए बाजार की उपयोगिता इतनी ही है। अब चांदनी चौक का सारा आकर्षण उनके लिए क्या है? व्यर्थ है, अर्थात अर्थहीन है। ये व्यक्ति है जो वास्तविक बाजार का लाभ उठा रहा है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू समाज में शांति स्थापित करने में सहायक है। हो सकता नहीं है, होता है 100%। क्यों? क्योंकि हमें अनावश्यक चीजें नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास जो चीजें आवश्यकता की है वही चीज हमारे पास रहेगी और हम लोग ऐसा कार्य, गलत कार्य नहीं करेंगे। हमारा मन असंतोष में भरेगा भी नहीं। गलत कार्य यही है कि आप लोग अनावश्यक चीजें खरीद कर लाते हैं, फिर आपका मन असंतोष से भर जाता है, पैसा कम हो जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार पैसा हमें प्राप्त नहीं होता है। यदि लोग अनावश्यक वस्तुओं खरीदकर संग्रह न करें तो समाज में स्पर्धा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सामान भी महंगा नहीं होगा और स्पर्धा भी नहीं बढ़ेगी। वस्तुओं का बनावटी अभाव नहीं होगा, चोर बाजारी रुक जाएगी, ग्राहकों का शोषण और ठगी का नहीं होगा, महंगाई पर नियंत्रण हो जाएगा, परिणाम स्वरूप समाज में शांति बनी रहेगी। ये ध्यान रखना। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजारोपन से क्या तात्पर्य? बाजारोपन से तात्पर्य जब आपका मन खाली होता है, आप बाजार चले जाते हैं और परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए अनावश्यक चीजें खरीद लाते हैं, जिससे आपका मन असंतोष से भर जाता है और उसके बाद आप लोग क्या कर दो? बाजारोपन तो बढ़ा दिया। और इससे क्या फर्क पड़ेगा? यानी बाजार की सार्थकता किसमें है? तो बाजार की सार्थकता है उसका सदुपयोग में लाभ सही ढंग से उठाना चाहिए। हमें जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, जब मन खाली नहीं हो तब बाजार हमें जाना चाहिए। बाजारोपन का तात्पर्य उसकी ऊपरी चमक दमक कोरा दिखावा करके बाजार नामक संस्था या जगह को भ्रष्ट करना। बाजार का लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। रुपये की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करके अनुपयोगी तथा अनावश्यक वस्तुओं को बहुतायत में खरीदने से बाजार के स्वरूप में जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वही बाजारूपन है। जो व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदता है वही बाजार की सार्थकता भी है। इस प्रकार के लोग बाजार की चमक दमक में न आकर अपनी आवश्यकता की ही चीजें खरीदते हैं। इसी प्रकार दुकानदार भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता अनुसार ही चीजें बेचते हैं, उन्हें लोभ लालच में नहीं आने देता है। ऐसे ही बाजार की सार्थकता है। ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि बाजार की सार्थकता इसी में है। जो हमें चीजें चाहिए बस वही लाकर हमें लानी चाहिए। हमें फालतू की चीजों में नहीं खरीदनी चाहिए, न फालतू चीज़ों में हमें लोभ में आना चाहिए, ना हमारे परचेजिंग पावर हमें दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उनकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समानता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? देखो बाजार से, ये बाजार में वही लोग दुकानदारों को अच्छे लगते हैं जो सामान खरीदते हैं। वो लिंग, जाति, धर्म ये कुछ भी नहीं देखता है। हाँ, जो कहते हैं ना कि चेहरे से, कपड़ों से लग जाता है, इस पर पैसा बहुत सारा है, मोटा आदमी सेठ है, बहुत सारे पैसे वाला लगती है, तो उसको दुकानदार ज़्यादा भाव देता है। और जो बेचारा गरीब मेरे जैसा है, कपड़े फटे वटे हैं, उसके चेहरे पे लगा, तो वो उसको ज़्यादा वो देते भी नहीं है कि आओ तुम बैठो, तुम्हें पानी भी कोई नहीं पिलाएगा, तुम्हें जूस कोई नहीं पिलाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पैसे वाला दिखता है उसको, उसके लिए चाय वगैरह, जूस वगैरह सब आता है, क्योंकि वो खरीदना है। क्योंकि बाजार क्या देखता है? क्रय शक्ति देखता है। बाजार का काम है वस्तुओं का विक्रय करना। बाजार एक ऐसी जगह है जहां सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जाते हैं। वहां किसी ग्राहक का धर्म, जाति, क्षेत्र या लिंग नहीं देखा जाता, बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। बाजार मनुष्य के पास एक ही चीज़ देखी जाती है, वह है उनकी क्रय शक्ति, अर्थात वह कितना पैसा चीज़ों को खरीदने पर खर्च कर सकता है। जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का भेद न रहने से बाजार सामाजिक समता का रचयिता कहा जा सकता है। परंतु हम एक बात से पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि क्रय शक्ति न रखने वाला स्वयं को दूसरों से हीन समझता है। आर्थिक दृष्टि से अमीर और गरीब ग्राहकों में यहां भी भेदभाव होता है, अर्थात दुकानदार यहां गरीब व्यक्ति उस तरह का व्यवहार नहीं करता जिस प्रकार किसी धनाढ्य से करता है। बात तो सही है, ध्यान रखना। यह सब उसे उसके पहनावे, बोलने, चालने से पता चल जाता है, जिससे गरीब के मन में निराशा का भाव भी आ जाता है। बाजार में अमीर और गरीब ग्राहकों में भेदभाव बढ़ता है, इससे देश की आर्थिक स्थिति की हानि। बात तो सही है। और ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये तभी होता है आपके पास पैसा बहुत है और मन खाली है, फिर बाजार जाते हो, अनावश्यक चीजें खरीदते हो, तब ये बाजारोपन बढ़ता है।
जब ये बाजारवाद बढ़ता है तभी अमीर गरीब में एक भेदभाव दुकानदार कर देता है। तभी कहते हैं ना कि एक चापलूसी करना, सेठ धनाढ्य आ गया तो आप लोग चाय वगैरह सब कुछ ला के दोगे, गरीब का बच्चा आ गया, गरीब भी आ गया उसके साथ में, तो आप लोग कुछ भी मतलब उसे कहते हैं हाँ तुझे लेना तो ले, नहीं आगे बढ़, ऐसा होता है और ऐसा ही चल रहा है। आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। कैसा? जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में, बात तो पैसा तो शक्ति के परिचायक रूप में आज ही ऐसा ही हो रहा है। शक्ति के परिचायक पैसे को माना जाता है, बात तो सही है, अर्थात पैसे को शक्ति माना जाता है, बात तो सही है 101%। क्यों कहते हैं ना कि जिसका पैसा है और उसने कोई गलत भी कार्य किया है, फिर उसने 2-4 लोगों को दान कर दिया है, 2-4 की हेल्प कर दी है, तो उसका वो गलत कार्य दब जाता है। तो वही बात यहाँ है, उसके बल पर संसार में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बात तो सही है। जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है उनके बच्चे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और महंगे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। उनके खेल भी ऐसे होते हैं जिनमें महंगे सामान आते हैं। धन के बल पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर व अन्य पदों पर नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे साधारण या सरकारी स्कूलों में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पढ़ पाते हैं। इससे पैसे की शक्ति का परिचय सरलता से ही मिल जाता है और सामने से दिख जाता है। जब किसी धनाढ्य का बच्चा पढ़ता है तो वो शक्ल से ही दिख जाता है, यानी कि कपड़ों से वैसे दिख जाता है। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, बात तो सही, काफी बार क्या होता है पैसा भी काम में नहीं आता। काफी बार अपने आसपास या फिल्मों में देखा होगा कि किसी ईमानदार व्यक्ति से किसी धनाढ्य का सामना होता है तो वहां पैसे का पावर नहीं चलता। आपने एक कहानी पढ़ी थी, नमक का दारोगा, क्लास 11th में है, पहला ही चैप्टर है गदविदा का। वहां पर पैसे की शक्ति अलोपीदीन के जो दारोगा साहब थे उनके सामने वो ईमानदार था ही और अलोपीदीन था, वो था धनाढ्य व्यक्ति। तो नमक का क्या हो रहा था, मतलब बाहर भेजा जा रहा था, तो वो एक गैर कानूनी था, तो वहाँ पर पैसों की पावर शक्ति नहीं चलती है। तो वही बात यहाँ है, वहाँ पैसे का पावर नहीं चलता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की नमक का दारोगा कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पंडित अलोपीदीन दारोगा बंशीधर की ईमानदारी के सामने असहाय हो गए थे। दारोगा बंशीधर के सामने पैसे की शक्ति काम नहीं आई थी। कहते हैं ना जहाँ सुई काम में आएगी वहाँ सुई काम में आएगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ तलवार भी काम में आ सकती है। तो सभी चीज़ों की अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से उनकी आवश्यकता होती है और वही चीज़ वहाँ पे काम आ सकती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ है। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था बाजार दर्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग चाहे CUET का कोर्स हो चाहे हमारे क्लास 12th का कोर्स हो, यदि आप लोग कोई सा भी कोर्स परचेज करते हैं तो इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं आप लोग Y551 का, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कूपन कोड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। अब वर्तमान समय में तो आपको पता ही भी है कि 22% डिस्काउंट चल रहा है वर्तमान समय में। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर करेंगे, और जो नया स्टूडेंट्स वो सेशन को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करना है, क्योंकि आप लोगों को प्रत्येक सेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।